नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 11 राइट नाउ। तो गाइस पहला पूरा सीन बुल्गारियन में है विद इंग्लिश सबटाइटल्स। पहले सीन में हम देखते हैं कि कैथरीन पियर्स 1490 में थी और वहां पर हम देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट थी और उसको एकदम लेबर पेन स्टार्ट होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक तरह से डिलीवरी प्रोसेस से गुजरती है और वहीं पर हम देखते हैं कि उसकी माँ उसकी डिलीवरी करवा रही थी। उस मोमेंट पे हम देखते हैं कि उसको एक लड़की हुई है जिसको देख के खुश होती है और कहती है मुझे एक बार हाथ में लेने दो मेरे बच्ची को। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं उसका फादर वहां आता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, बच्चे को यहाँ दो। और ये कहने के बाद कैथरीन होती है और कहती है पापा प्लीज प्लीज एक बार देख लेने दो, एक बार गोद में ले लेने दो। वहीं पर उसका फादर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम हमारी फैमिली पे कलंक हो और ऐसा नहीं होने देंगे। वहीं पर हम देखते हैं उसके बच्चे को छीन के ले जाते हैं उससे और वहीं पर हम देखते हैं कि कैथरीन बच्चे के लिए भीख मांगती है, प्लीज डैडी प्लीज। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे उसकी माँ उसको समझाती है कि उसके लिए अच्छा है, उसके बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। और वहां हम देखते हैं कि कैथरीन बहुत बुरी तरह से रोने लग रही थी और उसको अपने बच्चे तक को टच नहीं करने दिया गया और इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी। वही हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कैथरीन इस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको एक तरह से शॉक दिया जा रहा है जिससे कि उसको होश आए और उसको एक तरह से हार्ट अटैक आया है। वही हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं इस टाइम पे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी कैथरीन और उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। वहीं पर हम देखते हैं उसकी बेटी नाडिया वहां हॉस्पिटल पहुंचती है और वो यहाँ वहां देखने लगती है और तभी उसे स्टेफन दिखता है और स्टेफन के पास आके बोलती है क्या हुआ उसे, मैं उनसे बात कर रही थी तब तो सही थी। और तभी वो बोलता है कैथरीन को हार्ट अटैक आया है। और ये कहने के बाद नाडिया बोलती है बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कैथरीन पियर्स को हार्ट अटैक बिल्कुल भी नहीं आ सकता, वो बहुत ही सर्वाइवल काइंड ऑफ वुमन है और उसको हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता है। और इस मोमेंट पे हम देखते हैं कि स्टेफन बोलता है पता है मुझे, बट उसके सारे ऑर्गन फेल हो रहे हैं और एक तरह से मरने की हालत में है और शायद ये आज उसका आखिरी दिन है, उसके ऑर्गन फेल होने लग रहे हैं। ऊपर से मैंने कंपल्शन करके डॉक्टर से कह दिया कि आज उसे छोड़ दे और हम रेस्ट इन पीस एक दिन के लिए उसको आराम करने देंगे और उसको अपने घर लेके जाएंगे और यहाँ हॉस्पिटल में नहीं छोड़ेंगे और सिर्फ वो एक दिन की मेहमान है। और ये सुनने के बाद उसकी बेटी बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। अब हम देखते हैं डेमन एक तरह से मिस्ट्रिक ग्रिल्स के अंदर था और वहां पर फुल टाइट पैक था और वहां से लेटा हुआ था और मिस्ट्रिक ग्रिल्स अब तक खुला नहीं था। हम देखते हैं मिस्ट्रिक ग्रिल्स को खोलने के लिए वहां पर मैट और जेरेमी आए थे और वो ये देख के हैरान थे कि ये पहले क्यों कर रहा है। और मैट पूछता है इसको हुआ क्या है और तभी जेरेमी बताता है कि मेरे बहन के साथ इसका ब्रेकअप हो चुका है। और ये कहने के बाद मैट बोलता है इसने ब्रेकअप क्यों किया, 2 साल से तो उसके पीछे लगा हुआ था, अब जब पट चुकी है तो अब ब्रेकअप कर रहा है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो बोलता है मुझे तुम्हारी दोनों की बकवास सुनाई दे रही है। और ये डेमन कहने के बाद अपना पैक बनाने लगता है और वहीं पर उसके पास स्टेफन का फोन आता है जो उठाता नहीं है और वापस उल्टा फोन रख देता है। और तभी हम देखते हैं अलीना को, अलीना का बहुत ज्यादा मूड ऑफ था, वो इस टाइम पे कॉलेज में थी और एक तरह से सो रही थी बट उसकी आंखें खुली थी और बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रही थी। तभी हम देखते हैं कमरे के अंदर कैरोलाइन और बानी आते हैं पूरे ब्रेकफास्ट के साथ और तभी हम देखते हैं कि उसका चादर उठाते हैं और कहते हैं तुम्हें उठना पड़ेगा, तुम इतनी बोरिंग कैसे हो सकती हो अलीना। और ये कहने के बाद बानी बोलती है तुम कैरोलाइन थोड़ा शांत रहो, इसका ब्रेकअप हुआ है। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ मुझे पता है। और तभी उसके लिए ब्रेकफास्ट लाए थे, इतना अमेजिंग ब्रेकफास्ट। ये देखने के बाद अलीना बोलती है ये किस लिए है, बोलती है ब्रेकअप ब्रेकफास्ट है ये और तुम्हारा दिन अच्छा बनाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि ये कहने के बाद बानी बोलती है प्लीज तुम थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो अलीना। और उसी मोमेंट पर कैरोलाइन लाइन टू लाइन बताती है कि कैसे डेमन ने ब्रेकअप किया जो उसे अलीना ने बताया था, जैसे कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूं, मैं थोड़ा अग्रेसिव हूं और तुम मेरी गलतियों को छुपाना बंद करो। और ये कहने के बाद बानी भी समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज अलीना थोड़ा एक तरह से मैच्योर बन जाओ। और तभी हम देखते हैं कि उनके पास आता है स्टेफन का कॉल और तभी अलीना बोलती है स्टेफन का कॉल नहीं उठाने वाली है। और ये कहने के बाद अब कैरोलाइन उसका फोन उठाती है और कहती है अलीना बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं है। और तभी कैरोलाइन को स्टेफन बताता है कि बात जरूरी है और तुम यहाँ पर वापस आ जाओ। तभी हम देखते हैं वहां से वो रवाना हो जाते हैं वापस मिस्टिक फॉल्स आने के लिए। अब हम देखते हैं कि इस मोमेंट पे डेमन वहां पर पहुंच चुका था मैट और जेरेमी के साथ और वहां पर शॉट्स रेडी करने लगता है और कहता है चलो एक तरह से शॉट्स लगाते हैं और पता करते हैं कैथरीन के कारनामे पूरी जिंदगी के। और ये कहने के बाद शॉट्स रेडी करता है और तब बोलता है मैं स्टार्ट करूँ कोई और स्टार्ट करेगा। और ये कहने के बाद पहला शॉट लेता है और कहता है कि उसकी वजह से मैं 160 ईयर्स तक और इतने लंबे टाइम तक वेट करता रहा कि वो टूम के अंदर है और बाहर वेट करता रहा और उसने मुझे बेवकूफ बना दिया। और तभी हम देखते हैं दूसरा शॉट लेने के लिए मैट से कहता है बट मैट मना करता है तो जेरेमी को देता है और जेरेमी बोलता है हाँ मुझे पहले साइलेंस से मरवाया उसके बाद एक कार क्रैश करवाई। तभी डेमन बोलता है 2 शॉट्स बनते हैं तेरे नाम पे और फिर वो 2 शॉट्स लेता है। और तभी हम देखते हैं अलीना वहां पर आ जाती है और जैसे अलीना आती है वो कहती है जेरेमी अगली बार से मत करना, तू आउट है यहाँ से।
और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अलीना आ चुकी थी कैरोलाइन और बानी के साथ वहां पर। तभी अलीना उनके सामने आके खड़ी हो जाती है और तभी हम देखते हैं जेरेमी को गुस्से से देखती है और एक तरह से डेमन को इग्नोर करने की कोशिश करती है और वहां से एक शॉट निकालती है और कहती है कि अगर कोई शॉट मारेगा तो मैं हूंगी, क्योंकि कैथरीन ने सबसे ज्यादा जिंदगी मेरी खराब की है। तभी अलीना शॉट लेती है पहला कि मेरी कॉपी करने का और मेरी जगह लेने का, दूसरा शॉट एक तरह से मेरे को कॉपी करने के बाद जान से मारने की कोशिश करने का 2 बार। और तभी हम देखते हैं कैरोलाइन वहां पर एक शॉट लेती है और कहती है तुम्हें कोशिश की, मुझे तो मार ही डाला, बट स्टिल आई एम बेटर नाउ। और ये करने के बाद हम देखते हैं एक एक शॉट खत्म ही हो जाते हैं और ये खत्म होने के बाद हम देखते हैं मैट बोलता है मैं और लेके आता हूँ और एक तरह से बेसमेंट में और शराब लेने के जाता है। वही हम देखते हैं सारी आवाजें एक तरह से सुनने लग रही थी कैथरीन ऊपर कमरे में और तभी उसके साथ स्टेफन बैठा हुआ था और स्टेफन पूछने लगता है कि तुम सही तो हो। और ये कहने के बाद कैथरीन बोलती है वो नीचे मेरे बारे में बात करने लग रहे हैं ना और मेरी बुराइयां कर रहे हैं ना। और ये कहने के बाद कैथरीन बोलता है उनको बकवास करने दो, तुम छोड़ो, तुम बताओ कैसी हो। और ये कहने के बाद कैथरीन बोलती है मुझे पता है मैंने उनके साथ क्या क्या किया है और शायद मैं इतना सब डिजर्व करती हूँ और मैंने ये सब रियल में किया है। और ये करने के बाद अपना हाथ देखने लगती है और कहती है ये रिंकल तो नहीं है ना, और मुझे रिंकल्स होने लगे, मतलब मैं एज्ड हो रही हूँ। और ये सुनने के बाद स्टेफन हंसता और बोलते है तुम कैथरीन हो ना, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही हो। तभी वो बोलती है अगर मैं ऐसे बूढ़े होकर मर रही हूँ इट्स बेटर कि मैं जल्दी मर जाऊं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि स्टेफन उसकी केयर कर रहा था। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वहां पर स्टेफन आ जाता है और वहां पर देखते सब लोग बुराई करने लग रहे थे कैथरीन की। वहीं अलीना बोलती है अंकल को मार डाला, अंकल जॉन, आंट जेना, सबको मार डाला उसने। और वहीं पर अब बानी बोलती है एक तरह से उसकी ग्रैंड माँ को भी मारने में उसी का हाथ है। और वहीं पर हम देखते हैं सारे डिस्कस करते हैं और तभी स्टेफन आता है प्लीज छोड़ दो। और वहीं पर अब डेमन बोलता है एक टाइम पे उसने पूरे अटलांटा में आग लगा दी थी। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है आप शांत हो जाओ यार, उसका लास्ट दिन है, तुम ये कर क्या रहे हो। और ये कहने के बाद एक तरह सपोर्ट लेने लगता है अलीना की। और तभी डेमन गुस्से में आके बोलता है तुम उसकी सपोर्ट क्यों ले रहे हो, हमको करने दो जो करना है, ऊपर से एक रात क्या सोए उसके साथ, उसी के बन के रह गए। और ये सुनने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ओहो स्टेफन कैथरीन के साथ सोया था। ये सुनने के बाद अलीना हैरान है, कैरोलाइन हैरान है। और वहीं पर कैरोलाइन बोलती है मैं बताना भूल गई तुम्हें, और मैंने कुछ देखा था उनको किसिंग करते हुए एक तरह से जब मैं यहाँ पर थी, और मैं तुम बताना भूल गई क्योंकि तुम एक तरह से किडनैप हो गई थी। और तभी हम देखते हैं वो इग्नोर करते हुए वहां से ढूंढने के लिए चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं मैट जैसे बोतल लेने के आया था नीचे, और बोतल उठाता है। तभी हम देखते हैं नाडिया उसके पास आती है और नाडिया बोलते हैं बिल्कुल शांत, और एक थप्पड़ मार के उसको बेहोश कर देती है। तभी वहां पर नाडिया आ जाती है ऊपर जहां पर स्टेफन बात करने लग रहा था। और तभी नाडिया को देखने के बाद सब बोलते हैं ओहो इविल वाले की बेटी आ गई। और ये कहने के बाद बोलते हैं कि तुम्हारी माँ ऊपर है, तुम जाके मिल सकती हो। और ये कहने के बाद बोलती है मैं अपनी माँ से मिलने नहीं आई हूँ, तुम सबकी हेल्प चाहती हूँ। और ये कहने के बाद डेवन पूछता है किस बारे में हेल्प, और तभी बताते हैं मेरी माँ को बचाने का एक तरीका है। और ये सुनने के बाद डेवन बोलता है यहाँ पर तुम्हारी कोई एक सेकंड हेल्प नहीं करेगा, एक बंदा हेल्प नहीं करेगा, मैं नहीं चाहता वो एक दिन भी एक्स्ट्रा इस धरती पे जिए कैथरीन। और ये कहने के बाद डेवन बोलता है कि यहाँ से कोई भी वॉलंटियर नहीं करेगा, यहाँ तक कि मेरा भाई भी नहीं, अगर मेरे भाई ने भी सपोर्ट की तो मैं उसके भी एक लात मारूंगा पिछवाड़े पे। और ये कहने के बाद स्टेफन उसकी तरफ देखता है, बट हम देखते हैं कि इस टाइम पे डेमन अपने पूरे रेज पे था। और तभी हम देखते हैं कि अब चाल चलती है नाडिया बोलते ये देखो रिंग, मैट की रिंग, मैंने उसको उसी डिब्बे में बंद करके फेंक दिया है जिसमें एक तरह से स्टेफन बंद था, और तुम्हें उसे ढूंढना होगा और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी वरना मैं उसे मार डालूंगी। और ये देखने को सब डर जाते हैं कि उसकी मैजिक रिंग भी इसके पास है और यहाँ पर अब मैट की जान खतरे में है। और तभी हम देखते हैं वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं नाडिया ले जा चुकी थी स्टेफन और अलीना को अपने साथ, और वहीं पर अलीना बोलती है हम एक तरह से वॉलंटियर करके तेरे साथ आ चुके हैं, बट अब तुझे बताना पड़ेगा मैट कहां पर है और उसकी जान खतरे में तो नहीं है। और तभी नाडिया बोलती जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा एक तरह से मैं बता दूंगी वो कहां पर है, बट तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और तभी वो बताती है वो अपनी मॉम कैथरीन को बचाना चाहती है, इसलिए वो ट्रेवलर्स के पास जाना चाहती है। और ट्रेवलर्स के पास जाने से वो एक ऐसा रास्ता निकालेगी जैसा वो पहले उसका बॉयफ्रेंड यूज कर चुका है। और ये कहने के बाद बोलती है कि मैं एक तरह से अपनी मॉम की आत्मा को किसी और बॉडी में ट्रांसफर कर दूंगी। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ग्रेकर ने भी तो यही किया था ना मैट के साथ, और बोलती है हाँ यही करने वाली हूँ मेरी मॉम के साथ। और ये कहने के बाद बोलती है अच्छा तुम किसी एक इंसान की जिंदगी खराब करोगी। और तभी यहाँ नाडिया बोलती है किसी और जिंदगी नहीं, मैं अपने अंदर अपनी माँ की आत्मा को आने दूंगी। और ये सुनने के बाद अलीना हैरान थी और वो जाते घर की तरफ जो पुराना सा है, उसकी सारी विंडोज के ऊपर लकड़ियां गाड़ी हुई हैं, और उसको देख के हम देखते हैं अलीना बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि नाडिया उन दोनों को घर के अंदर लेके जाती है, और यहीं पर घर की हालत देखने के बाद स्टेफन बोलता है ये तो बहुत पुराना और टूटा सा घर है, इनके पास पैसे नहीं है कि इन ट्रेवलर्स के पास। और ये कहने के बाद नाडिया बोलती है ट्रेवलर्स एक जगह पे रहता ही नहीं है ना, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। तभी हम देखते हैं वहां से एक ट्रेवलर निकल के आती है, और ये देखने के बाद नाडिया उससे बात करती है, और वो नाडिया को बताती है कि जो हमको चाहिए तुम लेकर आई हो,
और ये कहने के बाद नाडिया बोलती है हाँ मैं लेकर आ चुकी हूँ डील के लिए जो तुमने कहा था। और ये कहने के बाद स्टेफन और अलीना एकदम टेंस हो जाते हैं और कहते हैं कौन सी डील। और ये कहने के बाद नाडिया बोलती है इनको डॉपलगैंगर की जरूरत थी, अब मैं क्या कर सकती हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो भाग जाती है उस ट्रैवलर के साथ। और जैसे ही वो भाग जाती है हम देखते हैं पूरी जगह पे ट्रैवलर्स निकल के आने लगते हैं और वो एक तरह से छुपे बैठे थे, सिर्फ डॉपलगैंगर का वेट कर रहे थे, स्टेफन और अलीना का। तभी हम देखते हैं बाहर से अंदर से हर जगह से वो आने लगते हैं और अपना जादू स्टार्ट करते हैं, एन्चेंटिंग शुरू कर देते हैं। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि उनकी जो डे लाइट रिंग है वो भी काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वो वहां से भाग भी नहीं सकते थे और उनका गेट बंद कर दिया था, उन्हें एक तरह से लॉक करके चारों तरफ से घेर लिया था और एन्चेंटिंग्स करने लग रहे थे। तभी हम देखते हैं कि साइड की विंडोज पे से लकड़ी हटाते हैं जिससे कि उनकी स्किन जलने लगती है। और ये डरते हुए हम देखते हैं अलीना और स्टेफन एक कोने में चले जाते हैं और एक तरह से चारों तरफ से घिर चुके थे विचेस से और वो एक तरह से उन पे एन्चेंटिंग्स कर रही थी। तभी हम देखते हैं एन्चेंटिंग करते हुए आगे बढ़ता है, उनमें से एक बंदा आगे बढ़ता है और एक तरह से अलीना का हाथ लेता है। तभी हम देखते हैं स्टेफन उसको रोकने की कोशिश करता है बट वो एक तरह से गुस्से में एन्चेंटिंग करते हुए उनकी तरफ देखता है। और ये देखने के बाद अलीना समझती है और कहती है तुम मत करो, इसको करने दो जो करना है। तभी हम देखते हैं इस सीन पे वो अलीना का हाथ काटता है और एक तरह से स्टेफन का काटता है। उनको एक तरह से बड़े बड़े लोहे के टीन कंटेनर्स में उनका ब्लड जमा करने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका घाव भर ही नहीं रहा है। और ये देखते समय हम देखते हैं अलीना और स्टेफन दोनों हैरान थे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उनका एक तरह से ब्लड कलेक्ट होने लग रहा था और तभी हम देखते स्टेफन बोलता है अगर मैंने इनको मार भी दिया एक दो को तो दीवार गिरा देंगे और हमारी जल के मौत हो जाएगी सनलाइट के अंदर, क्योंकि हमारी जो रिंग्स है वो भी काम नहीं कर रही हैं। और ये देखते उनका ब्लड एक तरह से कलेक्ट हो रहा था उन बाल्टी टाइप 3 कंटेनर्स में। तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद एन्चेंटिंग्स थोड़ी और स्लो होने लगती हैं और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि वो बिल्कुल कोने में खड़े थे। और ये देखने के बाद स्टेफन बोलता है कि अगर मान लो कैथरीन ने मुझे हेल्प ना की होती एक तरह से ये बचने के लिए और क्लस्ट्रोफोबिक होने की वजह से, जो जैसे कि मैं उस डिब्बे में था, तो आज शायद मेरा यहाँ पर जी घबराने लगता और शायद मैं कुछ ओवर एक्टिव करके कोई गलत चीज कर देता। और कहता थैंक्स टू कैथरीन। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है ओके तुम्हारे लिए एक मोमेंट पे सही भी होगी बट आई पर्सनली हेट हर। और ये कहने को स्टेफन बोलता है इट्स योर चॉइस, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि एन्चेंटिंग खत्म हो जाती है, उनके घाव अपने आप भरने लगते हैं, उनकी रिंग भी अपने आप सही हो जाती है, काम करने लग जाती है। और ये कहने के बाद अलीना बोलते हैं सिर्फ इनको ब्लड चाहिए था और ब्लड के लिए कितना सारा ड्रामा कर रहे थे ये। और ये ब्लड देने के बाद उन्होंने पूरा नियरली आधा आधा बाल्टी एक तरह से जो टिन के थे उतना इनका ब्लड कलेक्ट कर लिया था। उसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं। वही हम देखते हैं इस टाइम पे कैरोलाइन, बानी और जेरेमी ढूंढने लगते हैं एक तरह से मैट की बॉडी को जो एक तरह से उस कंटेनर में बंद थी और वो ढूंढने के लिए पूरी प्रॉपर्टी पे फैल जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा टेंस होते हैं मैट के लिए। उसी उन पे कैरोलाइन बोलती है तुम बिल्कुल भी टेंस नहीं हो कि कैथरीन और स्टेफन के बीच में कुछ चल रहा है और एक तरह से वो एक साथ सोए भी हैं। और ये कहने के बाद वो दोनों इग्नोर करते हैं और तभी जेरेमी बोलता है सबने लाइफ में कोई ना कोई गलती की होती है, किसी के साथ रिलेशन करके और एक तरह से किसी के साथ सोकर। और ये कहने के बाद बानी बोलती है नो ऑफेंस बट थैंक्स। और ये कहने के बाद जेरेमी बोलता है नहीं नहीं बानी मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा था। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है तुम दोनों के बीच में चल रहा था ये सब। और ये कहने के बाद बोलते हैं बानी बेनेट तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। और ये कहने के बाद बानी बोलती है मुझे ये सब नहीं बताना था और कहती है अलीना को पता है। और तभी बानी बोलती है बताना भी मत, अच्छा नहीं लगेगा। और तभी हम देखते हैं जेरेमी इन बातों से फ्रस्ट्रेट होकर कहता है ऐसा करो कैरोलाइन तुम उस साइड जाओ हम इस साइड जाते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में ढूंढेंगे तो बड़ी प्रॉपर्टी है जल्दी मिलेगा। और ये कहने के बाद अलग निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कैरोलाइन ढूंढते ढूंढते जंगलों में जा चुकी थी और मैट मैट चिल्ला रही थी और कह रही थी मैट हम तुम्हें आके बचा लेंगे। तभी हम देखते हैं उसके सामने आ चुका था क्लाउस और क्लाउस को देख के हैरान थी और कहती है मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे मैट को ढूंढना। और ये कहने को से भाग जाती है बट क्लाउस उसका पीछा करता है और कहता है मुझे तुमसे बात करनी थी, एक तरह से मैं यहाँ इसलिए हूँ। और ये कहने के बाद अब कैरोलाइन बोलती है मुझे पता नहीं और मुझे कोई मतलब नहीं तुम यहाँ किस लिए हो। और ये मैट मैट चिल्लाने लगती है। और ये कहने के बाद अब क्लाउस बोलता है सुनो तो मुझे डेमन का फोन आया था और उसने मुझे बताया कि कैथरीन की सिचुएशन बहुत खराब हो रखी है इसलिए मैं आया हूँ। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है तुम उसको मारने आए हो क्या रिवेंज लेने आए हो, वैसे भी वो मरने वाली है। और ये कहने के बाद बोलता मुझे तुम्हारा भी पता चला कि तुम्हारा टाइलर का ब्रेकअप हो चुका है। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है हाँ हो चुका है, उसको चूज करनी थी अपने रिवेंज और मेरे बीच तो उसने रिवेंज चूज किया, मुझे नहीं। और ये कहने के बाद जाने लगती है। और तभी हम देखते हैं उसी मोमेंट पे क्लाउस पूछता है कि अगर तुम्हारे पास कोई चांस हो मेरे लिए तो तुम बता सकती हो क्या। और ये कहने के बाद बोलती है कि तुम किसी को फॉरगिव तो करते नहीं हो और तुम मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो सेम चीज। और ये कहने के बाद वहां से जाने की कोशिश करती है। तभी कैरोलाइन बार बार कान लगा के सुनने की कोशिश करती है एक तरह से अपने वैम्पायर ईयर से कि किसी तरह से मैट की आवाज आ जाए। और ये कहने के बाद अब क्लाउस बोलते तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे उसकी आवाज आ चुकी हो, तुम रॉन्ग डायरेक्शन में हो, राइट डायरेक्शन में मैंने भेज दिया किसी को और वहां वो मैट को बचा लेगी। और ऊपर से मैट उसको देख के बहुत ही ज्यादा खुश होने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि अब मैट का एक तरह से जो
कंटेनर था वो खुल चुका था, मैट बाहर आता है और वहीं पर उसे रिबेका दिखाई देती है और रिबेका उससे बोलती है कि 3 महीने हुए मुझे यहाँ से गए हुए और तुम एक तरह से प्रॉब्लम में भी फंस गए। और वहां पर रिबेका को देख के मैट बहुत ही ज्यादा खुश था। अब वहीं हम देखते हैं कि अब कैरोलाइन शांत हो चुकी थी और बात करते हुए चलने लगती है और बात करते करते वो बोलती है कि तुम उस पुअर कैथरीन को एक तरह से मारने के लिए आए हो, बल्कि वो तो मरने वाली है। और ये कहने के बाद अब बोलता है क्लाउस कि हाँ नहीं मारूंगा, बस तुम्हारे लिए। और ये कहने के बाद उनके हंसते हुए बात करते जाते हैं और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं क्लाउस बार बार इशारा करता है कि तुम मुझे डेट करोगी क्या। और वहीं पर हम देखते हैं कि इसके लिए रेडी नहीं होती कैरोलाइन और बोलते इतना इजी नहीं है मेरे लिए, पहली बात तो मेरी लाइफ है अभी। और ये कहने के बाद अब क्लाउस बोलता है अगर आज हाँ नहीं हुई तो याद रखना मैं वापस टाउन में कभी नहीं आने वाला हूँ। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन बोलती है इसमें मैं क्या करूँ, मेरी कॉलेज लाइफ है, मेरी अपना लाइफ बिल्ड करनी है, मुझे एक तरह से अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करनी है और इसके लिए मुझे टाइम चाहिए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो बोलता है आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन बट मैं तुम्हारे लिए लास्ट टाइम आ रहा हूँ, उसके बाद शायद कभी ना आ पाऊँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट और मैटर करता है मेरे लिए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन बोलती है पक्का वापस नहीं आ सकते हो। और ये कहने बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं आ सकता हूँ, जो होगा बस अभी हो सकता है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन उसे किस करने लगती है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो जाते हैं जंगल के बीच में। अब हम देखते हैं कि एक तरह से कैथरीन सपना देख रही थी और वही मोमेंट याद कर रही थी जो अपने घर वापस आ चुकी थी वैम्पायर बनने के बाद और उसकी पूरी फैमिली को मार डाला था क्लाउस ने। और तभी हम देखते हैं अपनी मॉम के पास जाके रोने लगती है और वहीं पर हम देखते हैं कि उसके दिमाग के अंदर अब आ चुका था डेमन। और डेमन आने के बाद बोलता है यार ये देख के तो मुझे क्लाउस की बहुत याद आ रही है। और तभी हम देखते हैं वहां पर कैथरीन रोने लग रही थी और अपने पेरेंट्स के लिए बहुत बुरा फील कर रही थी। और ये कहने के बाद बोलती है डेमन तू मेरे दिमाग से निकलो, बेटर है तुम्हारे लिए। और ये कहने के बाद डेमन बोलते पता नहीं क्लाउस ने तुम्हारी फैमिली को क्यों मारा, मुझे पता नहीं है। ओ मुझे याद आया, क्लाउस तुम्हें सैक्रिफाइस रिचुअल में मारने वाला था, तुम अपनी जान बचा के भाग गई और जब तुम वापस आई तुमने अपने पेरेंट्स की लाश देखी, क्या रिवेंज लिया है क्लाउस ने। बट तुम्हें नहीं लगता कि इसकी गलती तुम्हारी है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी फैमिली मरी है और एक तरह से रिग्रेट फील कराता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि कैथरीन बोलती है प्लीज मेरे दिमाग से बाहर निकलो। और तभी हम देखते हैं रियल लाइफ में इस टाइम पे डेमन एक तकिया लेके कैथरीन का गला दबाने जा रहा था, दम घोट के मारना जा रहा था एक पिलो से। और तभी हम देखते हैं पीछे से आती है शेरिफ और बोलती है डेमन नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, इसको अपने आप मरने दो, तुम्हें इसे मारने की जरूरत नहीं, अगर तुम इसे मारोगे तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा और पूरी कार्रवाई होगी। और ये कहने के बाद बोलता है यार लिज, जो शेरिफ का नाम था, तुम ये क्यों कर रही हो। बोलते तुम क्या कर रहे हो गलत है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि पीछे हट जाता है और वहीं पर हम देखते हैं शेरिफ कुछ दवाइयां लेके आती है कैथरीन के लिए। तभी डेमन बोलता है मैं इसे एक बार मारना चाहता हूँ, जो इसने मेरी जिंदगी में किया है ना बहुत खतरनाक है और मेरी पूरी जिंदगी इसने खराब कर रखी है। और ये कहने के बाद शेरिफ बोलती है तुम उसको भूल जाओ, वैसे भी वो मर रही है, ऊपर से तुम ये ध्यान दो कि वो तुम्हारे दिमाग पे कितना कंट्रोल कर रही है कि तुम्हारे अंदर इतना एंगर भर रखा है इसने। और उसे तकिया छीनती है और कहती है तुम अपने आप पे कंट्रोल रखो। और ये करने के बाद बाहर चली जाती है रूम के। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद एक तरह से होश आ चुका था कैथरीन को और वहीं पर शेरिफ वापस आके उसको दवाइयां देती है। और तभी कैथरीन बोलती है कि वो दवाइयां नहीं लेगी, अगर वो दवाइयां लेगी तो कमजोर पड़ जाएगी और ये वापस मेरे दिमाग में घुसने की कोशिश करेगा। और वहीं पर डेमन बैठ के हंस रहा था। और तभी हम देखते हैं कि शेरिफ बोलती है तुमने एक तरह से अलीना से बात की, मैट मिला के नहीं मिला। और ये कहने के बाद कैथरीन उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि ये एक तरह से बात नहीं कर रहा अलीना से क्योंकि इसे लगता है ये उसे भी स्पॉइल कर देगा और ये शायद मेरी ही गलती है। और एक तरह से टोंट मारती है। तभी हम देखते हैं गुस्से में आता है डेमन, इंजेक्शन लेता है और उसको लगा देता है और एक तरह से उसके बाद वो बेहोश होने लगती है। और ये करने के बाद डेमन शेरिफ से बोलता है अब ये चुपचाप आराम से सो जाएगी, ये बेटर रहेगा इसके लिए। और तभी हम देखते हैं कि अब कैथरीन को नींद आ चुकी थी। फिर हम देखते हैं जैसी नींद आती है कैथरीन एक तरह से फिर से सपना देखती है जो उसकी पास्ट की मेमोरीज थी, जिसमें वो देखते हैं मिस्टिक फॉल्स को 1864 में और वो वहां पर जाने लग रही थी। तभी जैसे वो जा रही थी उसके साथ एमिली थी और कैथरीन एमिली से पूछती है कि कितनी देर में मिस्टिक फॉल्स में पहुंच जाएंगे और लॉकवुड प्रॉपर्टी पे जाने के बाद उनसे बात करनी है। और ये देखने के बाद देखते हैं कि उसका टांगा रुकता है और तभी हम देखते हैं टांगा वाला एक तरह से बात करने लगता है और रोड के साइड में कोई लड़का था। और ये देखने के बाद अब कैथरीन बोलती है अब तो लेट हो जाएगा और शाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। और तभी हम देखते हैं वो लड़की की तरफ देखती है और वो कोई और नहीं स्टेफन था, जिसको देख के बोलते हैं इतना हैंडसम लड़का कौन है ये, और शायद इसके पेरेंट्स हमारे भोले और अच्छे स्वभाव को देख के अपने घर में हमको रहने दे, क्योंकि हम बेचारी लड़कियां जिनके माँ बाप की डेथ हो चुकी है, उनका पूरा घर जल चुका है और वो एक तरह से रिक्वेस्ट करके उनके घर में रुकेंगे। और ये कहने का स्माइल करती है और एक तरह को पहली बार देखते स्टेफन से उसे प्यार हो जाता है। और ये मेमोरी देखने के बाद अब डेमन पूछता है कि ये सब क्या थी, क्योंकि डेमन उसकी मेमोरीज रीड कर रहा था इस टाइम पे। और कैथरीन तभी बोलती है तुम्हें फिर तो पूरा सच ही नहीं पता ना, मैं स्टेफन से बहुत पहले मिल चुकी थी। द रीजन इज मुझे इस पहले बात पे यकीन नहीं था बट अब होने लगा है। एक तरह से डॉपलगैंगर की प्रोफेसी है कि डॉपलगैंगर मिलके रहेंगे और उनको वर्ल्ड एक तरह से मिलाता ही है। और ये सुनने के बाद स्टेफन और अलीना की चिंता करते हुए अब डेमन को डरने लगता है।
कि शायद अलीना उसको छोड़ ना दे। अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद एक तरह से हेलुसिनेट कराने लग रहा था हमारा डेमन, और वहां पर हम देखते हैं कभी उसको आंट जैना दिख रही थी, कभी उसको अंकल जॉन दिख रहे थे जो उसको हार्म करना चाह रहे थे। और तभी हम देखते हैं वहां पर एलाइजा आता है और एकदम कहता है इनफ, और ये कहने के बाद उसके पास बैठ जाता है और एलाइजा को देख के उसके गाल पे हाथ रखती है और कहती है एलाइजा तुम आ गए मुझसे मिलने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि वो एलाइजा नहीं था बल्कि डेमन था और माइंड कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कैथरीन को। और ये देख के हम देखते हैं कि वो हाथ हटाती है और कहती है मैं कोई और ड्रग्स नहीं लूंगी और मुझे कुछ मत करो। और ये कहने के बाद डेमन हंसता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हें लोग पूछने आएंगे कि तुम मर रही हो कि नहीं, तुम्हारी कोई चिंता नहीं करता है। और तभी हम देखते हैं पीछे से नाड़ी आती है और गर्दन तोड़ती है एक तरह से डेमन की और कहती है मैं करती हूँ मेरी मॉम की केयर। और तभी हम देखते हैं वो एक ट्रैवलर को अपने साथ लाई थी और कहती है चलो मैजिक शुरू करते हैं और अब पूरी प्रोसेस करके रहेंगे। अब नाडिया बोलती है एक स्पेल करने के लिए, और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पेल बोलने के लिए रेडी नहीं होती है कैथरीन, और वहीं पर नाडिया बोलती है स्पेल बोलो मेरे बॉडी के अंदर आ जाओ, और एक तरह से जब तुम्हें आना हो तुम आ सकती हो एक तरह से ऊपर ऑब्सेशन में। और ये कहने के बाद हम देखते हो बिल्कुल भी एग्री नहीं करती है और कहती है नाडिया मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगी तुम्हारी लाइफ के साथ। और एक तरह से बोलती है ट्रैवलर से मुझे मेरी बेटी से अकेले में बात करनी है, और ट्रैवलर बाहर चली जाती है। और तभी अपनी बेटी से बोलती है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुम्हें अपने आप से दूर रखना, और एक तरह से मेरे फादर ने तुम्हें दूर कर दिया था और मैंने इतनी स्ट्रगल नहीं की तुम्हें वापस पाने की, और मैंने पूरी जिंदगी स्ट्रगल की है भागते हुए, बचते हुए, मारते हुए, मैनिपुलेट करते हुए, बट अब नहीं, अब मैं नहीं करना चाहता तुम्हारी जिंदगी के साथ। तुमने पूरी सेंचुरी मुझे ढूंढने में लगा दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी जिंदगी खराब होने दूंगी। और ये कहने के बाद बोलती तुम अपनी जिंदगी जियो और ये इंजेक्शन है मुझे लगा दो और एंड करो, मैंने अपनी जिंदगी जी ली अब तुम जियो। तभी हम देखते हैं नाडिया रोने लगती है और वहीं पर हम देखते हैं कि डेमन को होश आ गया था बट वो सारी बातें चुपचाप सुन रहा था उसकी। और वहीं पर हम देखते हैं कैथरीन बोलती है कि अब मुझे जीने का इतना हक नहीं है जितना तुम्हें है, और इंजेक्शन देती है और प्लीज मुझे लगा दो और मुझे यहाँ पर सोने दो और मुझे मरने दो। और वहीं पर हम देखते हैं नाडिया रोने लगती है और कहती है कि मुझे आप अब मिली हो और अभी खो दूंगी नहीं। और वहीं पर कैथरीन बोलती है कहाँ खो दोगी, तुमने मुझे देख लिया, मेरा ड्रीम था मैं मेरी बेटी को जिंदगी में एक बार देख सकूं, मेरी ब्यूटीफुल डॉटर को मैंने देख लिया है, अब मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। तभी हम देखते हैं नाडिया डिसएग्री करती है और कहती है मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती हूँ, और ये कह के वहां से उठ के चली जाती है। और अब हम देखते हैं कैथरीन खुद को ही स्लीपिंग इंजेक्शन लगा रही थी और वहीं पर वो सो जाती है। और ये सब डेमन बिल्कुल ऑब्जर्व कर रहा था बट जमीन पे पड़ा उठ भी नहीं रहा था क्योंकि वो भी इमोशन समझता था कैथरीन के। अब थोड़ी देर बाद डेमन वहां से उठ के जाने लगता है, तभी हम देखते हैं वहां पर स्टेफन आ चुका था, और स्टेफन आने के बाद बोलता तुम यहाँ जमीन पे क्यों थे, बोलता है इसकी साइकिक बेटी आई थी यहाँ पर इससे मिलने के लिए, और ये बोलता है इसकी पूरी फैमिली साइकिक है, ये बोल के जाने लगता है। और वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन अंदर आता है, उसके पास बैठता है, और वहीं पर हम देखते हैं कि अब वो आंखें खोलती है, और तभी स्टेफन बोलता है प्लीज आंखें बंद कर लो, तुम रेस्ट करो। कैथरीन बोलती है आंखें बंद नहीं करनी, मुझे तुम्हें देखना है। और तभी हम देखते हैं बोलते हैं तुम आंखें बंद तो करो। और तभी हम देखते हैं जैसे वो आंखें बंद करती है वो अपने फिर उसी सपने में और पुरानी मेमोरीज में चली जाती है जहां पर उसकी मॉम और डैड की डेथ हुई थी, उसकी पूरी फैमिली को मासकर किया था। और वहां पर वो बैठी थी और बोलती है स्टेफन तुम भी इस मेमोरी में आ गए हो, एक तरह से डेमन भी यहीं पर आया था, ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहा था कि इन सब की डेथ मेरी वजह से हुई है और इन सब की डेथ जो हुई है उसका सबसे बड़ा कारण मैं थी। और ये कहने के बाद बोलता है नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और तभी हम देखते हैं बोलती शायद मेरी ही गलती थी, इस वजह से सब कुछ गलत हो गया। और तभी हम देखते हैं वो रोने लगती है और बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। और तभी हम देखते हैं कि स्टेफन अपनी पावर से एक तरह से उसकी मेमोरी को इरेज करने लगता है। पहले उसकी फादर को इरेज करता है, वहां से मरे हुए फादर को और उसकी मदर को, और ये देख के बोलती तुम क्या कर रहे हो, और वो बोलता है उन दोनों को पीस मिल चुका है, उनकी आत्मा को शांति मिल चुकी है, तुम उनको बार बार सोच के तंग मत करो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उन दोनों की मेमोरीज, उसके मॉम डैड की मेमोरीज हटा देता है वहां से बुरे वाली, और वो बोलती है ये मेरा सबसे बुरा दिन था, बोलता है कि इससे अच्छा दिन होगा, तुम्हारी 17 ईयर एज है यार, तुमने इतना कोई बुरा नहीं किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सिचुएशंस थी सिर्फ ऐसी। और वहां कैथरीन को एक तरह से हौसला देता है। वहीं पर हम देखते हैं कैथरीन को एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है और वो बच्चे की तरफ जाती है, और हम देखते हैं कि एक बड़ी सी लाइट आई है, और लाइट में हम देखते हैं कि अब रियलिटी में आ चुके हैं, और वहां पर कैथरीन अब उठ नहीं रही है और सिर्फ आंख बंद करके लेटी हुई थी। और तभी अलीना आती है रूम में और कहती है मर गई क्या, बोलता है नहीं अब तक तो नहीं, बट जो दवाइयां दी है इसकी वजह से उठेगी भी नहीं वापस, और शायद इसका टाइम हो चुका है। और उसके बाद उसके फोरहेड पे किस करके कहता है गुड बाय कैथरीन, और ये कहके बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर हम देखते हैं रात के टाइम पे, हम देखते हैं वहां पर डेमन और स्टेफन बात कर रहे थे, और उन पर स्टेफन बोलता है एक तरह से उसने हेल्प की है कैथरीन ने उससे, और ये कहने के बाद बोलता है हाँ कैथरीन पहली बार सेल्फलेस काम कर रही है और मरने से पहले करेगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि स्टेफन बोलता है प्लीज तुम अलीना के साथ इस तरह रिश्ता मत तोड़ो डेमन, एक तरह से उससे बेस्ट चीज तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं होगी, मेरी लाइफ में अलीना से बेटर कुछ नहीं हुआ था,
और ये कहने के बाद डेमन बोलता है मुझे पता है इन सब के बारे में, मुझे मत बता। और वहीं पर हम देखते हैं बोलता है कि मैं सिर्फ उसको एक तरह से बिगाड़ना चाहता हूँ जैसे मैं बिगड़ा हुआ हूँ। और वहीं पर बोलता है एक तरह से जो पूरी प्रोफेसी है ना डबल गैंगर वाली, वापस अलीना को तेरी गोद में ला के रख देगी, और जिससे मुझे गुस्सा आ रहा है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि स्टेफन हंसता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बट मैं तुम्हारे साइड में हमेशा खड़ा रहूंगा। और ये कहने के बाद दोनों भाई ड्रिंक करने लगते हैं वहां पर। अब हम देखते हैं कैरोलाइन आ जाती है सैल्वाटोर हाउस के अंदर, वहीं पर जेरेमी, बानी और मैट बैठे हुए थे। और हम देखते हैं कि भागी हुई आती है और एक तरह से पत्ते अपने बालों से निकालती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और कहती है कि मैं थोड़ी लेट हो गई। और ये कहने के बाद मैट बोलता है तुम थी कहाँ, और तभी वो किसी को नहीं बताती कि वो एक तरह से क्लाउस के साथ थी, और वहां पर बैठ जाती है और कहती है कोई भी नॉर्मल नहीं है। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं मैट पूछता है उससे कि बानी क्या तुम एक तरह से एंकर बन चुकी हो, तो जब ये कैथरीन मरेगी तो तुम्हारे पार होकर जाएगी। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ पक्का, पहली बात तो ट्रैवलर है, ऊपर से एक तरह डॉपलगैंगर है, और ह्यूमन है तो शायद नहीं आएगी, बट वो डॉपलगैंगर है तो होगा जरूर। और ये करने के बाद हम देखते हैं कि वो पूछता है फिर से मैट कि क्या तुम्हें मरे हुए सब लोग दिखते हैं। बोलता है हाँ सब लोग दिखते हैं, मुझे मेरी ग्रैम्स दिखती हैं, विचेस दिखती हैं, और हाँ विक्की भी दिखती है। और ये सुनने के बाद एकदम मैट हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं विक्की जो पीछे खड़ी हुई थी, और उसको देखने के बाद विक्की एक तरह से बानी को बोलती है कि उसको कहना कि मैं उस पर नजर रखती हूँ और उसे मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं पीछे मुड़ के हंसने लगती है, और वहीं पर मैट हैरान हो जाता है पीछे क्यों देख रही है। और तभी बानी बोलती है कि वो तुझे आई लव यू कह रही है, और वो तेरी केयर करती है और एक तरह से तुझे फॉलो भी करती है। और ये कहने के बाद वो खुश होता है, स्माइल करने लगता है कि उसकी बहन एक तरह उस पर नजर रखती है। और तभी हम देखते हैं कि पीछे मुड़ कर देखता है तो फिर विकी ये भी बोलती है कि हाँ तुम उस ओरिजिनल ब्लॉन्ड के साथ हुकअप्स कर रहे हो, वो भी मैंने ध्यान दिया क्योंकि मैं तुम्हारे हमेशा चारों तरफ रहती हूँ। और ये बोलने के बाद हम देखते हैं कि बानी हंसने लगती है, बट उसका कोई जवाब नहीं देती है। तभी वही हम देखते हैं टाइलर आ जाता है और बोलते हैं शायद तुम मुझे मिस कर रहे हो। तभी ये देख के हम देखते हैं कैरोलाइन खुश होती है, बट इतनी स्माइल दिखाती नहीं है। वहीं पर मैट बहुत ज्यादा खुश होता है, उससे गले मिलता है और बोलता है एक तरह से मैं फ्री हो चुका हूँ, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, और एक तरह से रिबेका ने मुझे यहाँ पर आने के लिए अलाउ कर दिया। और ये कहने के बाद देखते हैं वो भी आ जाता है, और पीछे से हम देखते हैं कि डेमन और स्टेफन आते हैं, और स्टेफन बोलते हैं तुमने आज 4 बोतल खाली कर दी एक दिन में बॉर्बन की। और ये बोलने के बाद सब स्माइल करने लगते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि पीछे मुड़ती है बानी और बोलती है रिक, और ये बोलने के बाद सब बोलते हैं कि यहाँ पर अलारिक भी है। बोलती है हाँ अलारिक पीछे ही खड़ा है। अभी हम देखते हैं पीछे जेरेमी मुड़ के पूछता है उससे कि तुम पीस में नहीं गए इतने सालों से। और तभी अलारिक बोलता है पीस में कैसे जा सकता हूँ, मुझे एक तरह से तुमने डेमन का इंचार्ज बना के छोड़ा था ना, इस वजह से। तभी हम देखते हैं डेमन पूछने लगता है कि वो क्या बोल रहा है मेरे बारे में, पक्का मेरे बारे में बोल रहा है। और ये बोलने के बाद जेरेमी बोलता है हाँ वो तुम्हारे बारे में बोल रहा है कि तुम एक डिक हो। और ये बोलने के बाद वो हंसने लगता है और कहता है चीयर्स बडी तुम यहाँ आस पास हो तो। और वही हम देखते हैं कि अलारिक भी बहुत ज्यादा खुश था इन लोगों के बीच में रहकर। तभी हम देखते हैं बानी को एक तरह से कैथरीन की आत्मा दिखाई देती है और बोलती है कैथरीन तुम यहाँ। और ये बोलने के बाद बोलते हैं कहां पर, और शायद वो मर चुकी है इसलिए तुम्हें उसकी आत्मा दिख रही है। तभी हम देखते हैं कि वो आगे आने लगती है और फिर कैथरीन कहती है नहीं आई कांट डाई। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वहां से गायब हो जाती है और वापस कैथरीन की बॉडी के अंदर उसकी आत्मा आती है और वो फिर से जिंदा हो जाती है। और वहां पर अलीना उसके पास बैठी हुई थी और बोलती है तुम्हारी तो हार्ट बीट भी बंद हो गई थी, तुम मरना नहीं चाहती हो किसी परसेंट में भी। और ये बोलने के बाद हम देखते हैं कि कैथरीन थोड़ा धीरे धीरे सांस लेने लगती है। तभी कैथरीन बोलती है हाँ मेरे कुछ बिजनेस रह गए थे इसलिए मैं उनको पूरा करके जाऊंगी। और ये कहने के बाद अब अलीना बोलती है मैं तो तुम्हारे पास इसलिए आई थी एक तरह से तुमको स्पीच दे सकूं, डेथ स्पीच। और वो बोलने के बाद बोलती है कि हाँ आई फॉरगिव यू, जो भी तुमने किया आई नो बहुत बुरा था, बट द प्रॉब्लम इज तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारी फैमिली खत्म हो चुकी थी, तुम्हारे पास कोई था नहीं बैकअप के लिए और तुम अकेली सर्वाइव कर रही थी। और ये बोलने के बाद बोलती है तुम्हें याद है किसी की मेरी भी ऐसी सिचुएशन है। और ये बोलने के बाद बोलती है शायद ये डॉपलगैंगर की फिलॉसफी है कि जो डॉपलगैंगर हो गए उनको ये सबसे गुजरना ही पड़ेगा। और ये कहने के बाद बोलती है कि मैं तुम्हें माफ करती हूँ जो भी तुमने किया और आई फॉरगिव यू। तभी अब एक तरह कैथरीन को खांसी उठती है और कहती है अगर तुम लास्ट चीज कुछ करना चाहती हो थैंक्स फॉर योर फॉरगिवनेस, बट वो इंजेक्शन मुझे लगा सकती हो लास्ट टाइम। तभी हम देखते हैं कि अलीना उसे इंजेक्शन लगाने लगती है और हम देखते हैं कि अब कैथरीन के दिमाग में कुछ और प्लान था और वो उसको अजीब नजरों से देखने लगती है। तभी हम देखते हैं जैसे इंजेक्शन हटता है उसके हाथ से वो एकदम अलीना का सर पकड़ती है और वो मैजिक स्पेल स्टार्ट कर देती है और एक तरह से अपनी बॉडी और आत्मा को एक तरह से ट्रांसफर करती है अलीना के अंदर। वहीं अलीना की आंखें एकदम ब्लैक हो जाती हैं और एक तरह से बेहोशी होके एकदम जमीन पे गिर जाती है अलीना। और वहीं पर हम देखते हैं कि बॉडी ट्रांसफर कर दिया था कैथरीन ने। तभी अलीना एकदम होश में आती है और अपना सर पकड़ती है, उसको एकदम सर में दर्द हो रहा था और तभी उठती है, उसको पता नहीं क्या हुआ यहाँ पर। और तभी उसके फोन पे फोन आ रहा था, जैसे वो फोन उठाती है हम देखते हैं दूसरी साइड से ट्रैवलर एक स्पेल करती है। ट्रैवलर के स्पेल करते हम देखते हैं कि इस मोमेंट पे वो सुनने के बाद अब कैथरीन की आत्मा एक तरह से डोमिनेट करती है अलीना की बॉडी पे, उसकी आंखें ब्लैक होती हैं और फिर खुलती हैं। और वहीं पर अब नाडिया पूछती है तुम सही तो हो, और ये कहने के बाद बोलती है हाँ मैं सही हूँ। और एक तरह से कैथरीन की बॉडी का नर्व्स चेक करती है जो मर चुकी थी और बोलती है हाँ प्रॉपर ट्रांसफर हो चुका है और मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि फोन काट देती है।
फिर हम देखते हैं कैथरीन जो अलीना की बॉडी के अंदर थी, वो शीशे के आगे जाती है, अपने आप को देखती है प्रॉपरली और एक तरह से अलीना को मिमिक करने की कोशिश करती है और कहती है हाय आई एम अलीना गिलबर्ट, और ये करने के बाद बॉडी चेक करती है और स्माइल करती है, जिस तरह की अब और उसके शातिर प्लान फिर शुरू होने वाले हैं। और यहीं पर एपिसोड नंबर 11 खत्म होता है। तो गाइस कुछ थ्योरीज है। पहली बात, मुझे पहले तो बहुत बुरा लगा था कैथरीन के लिए कि उसकी पूरी जिंदगी इस तरह झंड हो चुकी थी। नंबर 2, वो इतनी शातिर थी कि अभी मरते समय भी वो एक तरह से इनको धोखा देके गई है। अब हम देखेंगे बानी को फील नहीं हुआ उसकी मौत का, तो वो पता ही लगा लेंगे कि शायद वो अलीना की बॉडी में है और शायद अलीना भी मर जाए इस मोमेंट पे। ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। और अब हम जानेंगे कि टाइलर वापस टाउन में आ चुका है, तो अब कैरोलाइन किसको चुनती है, क्लाउस को या फिर टाइलर को। वहीं पर हम देखेंगे कि इस टाइम पे मरे हुए लोग वापस जिंदे हो पाएंगे क्या नहीं। और यहाँ पर मैंने दे दिए बहुत सारे स्पॉयलर्स। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।